अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा ये आज का जो लेक्चर है वो एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 से रिलेटेड मैं देने जा रहा हूँ। एमएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए के कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम्स हैं और ये आर्टिकल जो उनसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी डेरिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को के कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रिकॉल करना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने आर के मेथड्स के बारे में कुछ चीज़ें क्लास में पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये देखा था आर के मेथड का जो ऑर्डर होता है, वो जिस ऑर्डर का ये मेथड होता है वो टेलर सीरीज़ फार्मूले को अप टू एच की उस पावर तक सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब अगर ये ऑर्डर 2 है मेथड जो है, तो एक तो ये कि टेलर सीरीज़ के अप टू एच पावर 2 तक जो टर्म्स एक्सपेंशन होती हैं उसको ये फार्मूला या फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है। एक चीज़ तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए। दूसरा, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2, 1, 2, 3 के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 जो उनसे कुछ और नहीं होता बल्कि आइलर्स मेथड होता है, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, क्योंकि अगर वो ये पूछ लेता है तो एक्चुअल में वो पूछ रहा है कि आइलर्स मेथड क्या है। ऑर्डर 1 जो है वो आइलर्स मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो ऑर्डर 2 है वो इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस वजह से इससे रिलेटेड जो उनसे क्वेश्चंस हैं वो भी पेपर में नहीं पूछे जाते। जो ऑर्डर 3 है वो बेटा वो रंगेज मेथड को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी डेरिवेशन हमने क्लास में देखी हुई थी, और इस वजह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को वो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1, 2, 3 के नाम से नहीं पूछते पेपर में। पेपर में या तो आइलर्स मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड से, या रंगेज मेथड के ज़रिए। लेकिन ये है कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 वो वाइड मेथड था। वो इन चारों मेथड्स की चेन में जो मास्टर्स लेवल पे आपने पढ़नी है या पढ़ी हैं, तो उसको क्लासिकल आर के मेथड या सिंपल आर के मेथड बोला जाता है। ऑर्डर 4 जो है उसकी जो फॉर्मूला है, अगर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 से रिलेटेड आएंगे। अगर डेरिवेशन आएगी तो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन पेपर में आ सकती है। और अभी मैंने ये बताया कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 जो है वो इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है हमारे पास जब कोई अगर हमने इसकी डेरिवेशन जो ये मेथड की करनी है, तो हमारे दिन में सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड का जनरल फॉर्मूला होता है yn+1 इज इक्वल टू yn+h/2 fxn yn प्लस fxn+1 yn+1, और इस पर टिल्डा का निशान डाला जाता है। बताया था आपको ये आइलर्स मेथड को रिप्रेजेंट करता है। yn+1 इज इक्वल टू yn+h fxn yn। तो हम सबसे पहले तो ये दिखाएंगे, हमारा टारगेट ये होगा कि हमने आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 जो है उसकी डेरिवेशन के अंदर ये शो ऑफ करना है कि वो एक्चुअल में आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 कुछ और नहीं बल्कि इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने जहन में एक टारगेट पहले तो आपके जहन में आ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे देखो, मैं इसकी डेरिवेशन समझाने से पहले आपको रंगेज मेथड की एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोगों ने रंगेज मेथड क्लास में देखा, मैं यहाँ उसकी डेरिवेशन उसकी आपको शो ऑफ करता हूँ। ये मेरे पास आर के रंगेज मेथड की डेरिवेशन मेंशन है। जब आपके पास कोई डिफरेंशियल कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आप K1, K2, K3, K4 फाइंड करते थे। K1 H fx0, y0 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे K2 x0+h करके y0 प्लस K1 करके आता है। सिमिलरली यहाँ चेंज होता जाता है, लास्ट में h/2 और K1/2 आता है। इसका मतलब h और k के केस के कॉफिशेंट्स का आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। लास्ट में जब आप k फाइंड करते थे तो उसका फॉर्मूला था 1/6 टाइम K1+4 K4+K3, और y1 जो है वो y0+k करके लिखा जाता था। ये डेरिवेशन हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके हैं क्लास के अंदर। जनरल जो है वो आपके सामने मैंने ये भी लिखा हुआ है, अगर नॉट की जगह n करके लिखा जाएगा तो yn+1 निकालने के लिए yn+k यूज़ होगा। अच्छा, के की जो शेप है बेटा वो ये शो कर रही है कि यहाँ 3 केस यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3, जिसका नाम दूसरा नाम रंगेज मेथड है, उसकी डेरिवेशन में हमने ये देख लिया है कि जो के यूज़ होता है वो 3 केस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब बेटा जब आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन देखो तो जो के बनेगा वो 2 केस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है जब हम आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन को स्टार्ट लेंगे तो K1 तो यही यूज़ करेंगे। जो
K2 है वो यहाँ चूँकि एज का कॉफिशेंट 1 है और K1 का कॉफिशेंट 1 है, तो जब हम आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन का ज़ाहिर अभी डिराइव करना है, हमें तो नहीं पता वो क्या है। हम जब वहाँ K2 लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स नॉट प्लस, यहाँ हम लोग एक कांस्टेंट यूज़ कर देंगे अल्फ़ा, और वाई नॉट प्लस बीटा K1। यानी हम लोगों को ये नहीं पता कि एच और K1 का कॉफिशेंट क्या है, ये हमारी डेरिवेशन का पार्ट होगा। यहाँ K3 K4 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं आएगी। जब हम K लिखेंगे तो यहाँ 3 केस नहीं यूज़ होंगे। यहाँ जब आप लोगों ने K लिखना है तो वो यूज़ करेंगे AK1 प्लस BK2। ये A और B क्या हैं? ऑब्वियसली K1 और K2 के कॉफिशेंट्स जो हैं वो भी अननोन है। जैसे बेटा अगर मैं यहाँ से देख के बात करूँ तो K1 का कॉफिशेंट है 1/6, K4 का कॉफिशेंट है 4/6, और K3 का कॉफिशेंट भी 1/6 है। इस वजह से यहाँ K1 और K2 के कुछ ना कुछ कॉफिशेंट्स तो आएंगे जिसका हमें नहीं पता। इस वजह से हम लोग के ये लेंगे, K2 ये लेंगे, K1 सिमिलर होगा, और फिर जब Y1 लिखेंगे तो सिमिलरली ऐसे ही होगा, Y नॉट प्लस K करके। इसका मतलब Y नॉट प्लस AK1 प्लस BK2 करके। तो ये आप लोगों को मैंने स्टार्ट से समझा दिया है कि जैसे रंगेज मेथड लिखा गया था, जब आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन करनी है तो आपने K2 कैसे लिखना है और K कैसे लिखना है, ये सबसे पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं वापस हम लोग नेक्स्ट बात की तरफ कि जो हमने आर के मेथड ऑफ ऑर्डर, तो इसका मतलब यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास जब आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन पेपर में आती है, आपने सबसे पहले बताना है कि हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद आपने K1 K2 को एक्सप्लेन करना है कि K2 है एच एफ एक्स एन वाई एन, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, और जो बेटा K2 है वो है एच एफ एक्स एन प्लस एल्फ़ा एच और वाई एन प्लस बीटा K1, और जो K होगा उसको मैंने अभी बताया था AK1 प्लस BK2 करके मेंशन करेंगे। बता दें बेशक वहाँ पे K1 K2 जो उनसे हैं उसके अंदर जो आपने यहाँ अननाउंस है वो फाइंड करने हैं। K1 K2 को वेट फंक्शंस भी बोला जाता है। और उसके बाद बेटा जब जनरल फार्मूला लिखते हैं जो कि YN प्लस K करके आता है, तो उसमें YN प्लस AK1 प्लस BK2 करके लिखा जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने स्टार्ट से, जब डेरिवेशन इसकी पेपर में आती है तो आपने ये बताना है कि, और आपके पास नोट्स मौजूद हैं वहाँ से आप टैली करें, ये सारी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे एज इट इज़ मैंने लिखी भी हुई है। तो इसका मतलब है मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और ये मेरा टारगेट है कि मैंने 4 अननोन्स को फाइंड करना है, A B एंड अल्फ़ा बीटा को। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ अपने स्टार्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था स्टार्ट में कि बेटा आर के मेथड्स जो से हैं वो टेलर सीरीज़ को सेटिस्फाई करते हैं अप टू एज की इतनी पावर तक। इसका मतलब ये है कि आपको टेलर सीरीज़ जो फार्मूला है वो अपने माइंड में रिकॉल करना है इसके फ़ौरन बाद इसकी डेरिवेशन समझने के लिए। तो चलें उसकी तरफ आता हूँ, मैं नेक्स्ट बात वही करने जा रहा हूँ। देखो बात ये है, जो टेलर सीरीज़ फार्मूला हम लोगों ने इंटर लेवल तक देखा वो था कि आपके पास एफ एक्स प्लस एच करके कोई फंक्शन लिखा हो, उस पर टेलर्स थ्योरम अगर आपसे कोई कहता है लगाएं या टेलर सीरीज़ फार्मूला इससे बनाएं, तो टेलर थ्योरम्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स करके आता है, फिर एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स करके आता है प्लस 1। इससे आगे मैं बात इसलिए नहीं बाहर आगे करता क्योंकि हमारा जो आर के मेथड है उसका ऑर्डर 2 है, तो हमें एच स्क्वायर तक ही उसकी ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन ये एक वेरिएबल का फंक्शन है। अगर यही 2 वेरिएबल्स वाला फंक्शन आ जाए तो टेलर्स थ्योरम की शेप चेंज हो जाती है। आपको अब आइंदा ये फार्मूला भी पता होना चाहिए कि अगर ये एच एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बेटा रिप्लेस हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव से। इसका मतलब है यहाँ आएगा एफ एक्स वाई, यहाँ बेटा आएगा एच के साथ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एच एक्स से रिलेटेड है, के वाई से रिलेटेड है और के साथ आएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई और साथ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव ही बन जाता है। जब ये एफ इसके ऊपर लगेगा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ ये वाली टर्म जो सी अब इससे बदल जाएगी। सिमिलरली सोचो तो आगे एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो दिस वन विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एच पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, के पार्शियल बाय पार्शियल वाई स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ एक्स वाई। तो ये 2 वेरिएबल्स के अंदर जो
टेलर्स थ्योरम का फार्मूला है इन टू वेरिएबल्स, वो भी आपको पता होना चाहिए। और अगर यहाँ n आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये जनरलाइज हो जाएगा, यहाँ आप n को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सेकंड चीज़ है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। और हम लोगों का जो ये हम लोग फॉर्म पढ़ रहे हैं, क्या उसका नाम है, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन देख रहे हैं, तो हमने ये कह दिया हुआ है कि वो टेलर्स थ्योरम को या टेलर सीरीज फार्मूले को अप टू h⁻² तक जो है वो सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ वापस जो है, जो आपके पास टेलर्स जो थ्योरम है उसकी जो शेप आप लोग लिखते हो, देखो अब मैं वापस इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि हमारा जो डेरिवेशन का टारगेट है वो ये है कि हमारे पास ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और ये हम लोगों ने चीज़ें जो सी सपोज कर ली हुई हैं। इसका मतलब अब yn+1 जो हमारे पास है वो yn+a_k1, एक्चुअल में a_k1 जो है वो k1 ये लिखा हुआ है और जो b के साथ k2 है वो ये लिखा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेलर्स जो थ्योरम है अप टू 2 टर्म्स तक जो है वो आर के मेथड उसको सेटिस्फाई करता है। टेलर्स जो थ्योरम या फॉर्मूले की शेप है, ज़रा मैं उसकी तरफ आ जाऊँ वापस, ये एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में रखिएगा 2 वेरिएबल्स के लिए। टेलर्स थ्योरम की जो शेप है, टेलर सीरीज फार्मूले की शेप थी वो होती है yn+1 = yn+ah yn- प्लस a² / 2 प्लस सो ऑन। हमारा जो मेथड है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 वो यहाँ तक इसको टेलर सीरीज फार्मूले को सेटिस्फाई करता है। तो जब हम डेरिवेशन करेंगे तो स्टार्ट हमने यहाँ से ही लेना है, ये हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। उसके बाद ये चीज़ें गैसिंग जो आप लोगों की हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपने ये बताना है कि हमें ये पता है कि टेलर्स सीरीज़ फार्मूला अप टू h² तक जो हमारा मेथड है वो उसको सेटिस्फाई करता है। अच्छा, यहाँ अब अपने ज़हन में ज़रा बात लेके आए, ये y' या y' किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो आपका जो क्वेश्चन था वो था dy/dx = fxy और साथ एक इनिशियल कंडीशन थी y@x0 = y0। बेटा ये y' लिखा हुआ है और अगर यहाँ मैं जनरल बात करूँ तो yn करूँगा तो फिर यहाँ आपके पास fxn आ जाएगा और साथ आ जाएगा yn। इसका मतलब yn' कुछ और नहीं बल्कि fxn yn है। उसके बाद जो yn" आपके पास लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं होगा, वो सिंपल f'(xn yn) को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसी इक्वेशन की तरफ मैंने आना है। अगर मुझसे कोई ये कहता है कि सर आप ये बता दें कि यहाँ तक पहुँचते हुए हमने डेरिवेशन को कैसे चलाना है, कंटिन्यू करना है, तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। आपने ये बताना है कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन में हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है अलॉन्ग विद दिस इनिशियल कंडीशन। ये हमारी कुछ इनिशियल गैसिंग होगी k1 k2 k की और ये जनरल शेप की। तो इनकी इक्वेशंस के नंबर आप लोग देख लीजिएगा नोट्स पे कैसे दिए। मैं नंबरिंग अगर आप अपनी देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, इसको 1 कह लें, साथ इसके 2 है, ये 3 है, 4 है, तो नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बता ही रहा था कि यहाँ तक लिखने के बाद आपने यही बताना है कि जो हमारा मेथड है वो टेलर सीरीज़ को यहाँ तक जो है सेटिस्फाई करता है। और उसके बाद ये 2 बातें जो सी यहाँ एक्सप्लेन करके तो ये इक्वेशन के अंदर आपने मेंशन करनी है कि yn+1 फिर एक्चुअल में yn प्लस ah(f(x(n yn) प्लस a²/2 बेटा f'(xn yn) को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ अब पहुँच के तो ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात, ये f' क्या चीज़ होगी। देखो बात ये है, अगर हमारे पास कोई z फंक्शन ऑफ xy लिखा हो और हमसे कोई केस का डिफरेंशियल लो, तो हमने ग्रेजुएशन लेवल में देखा पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव साथ dx आ जाता है, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव तो dy आ जाता है। अगर हम dz/dx फाइंड करें तो dx पे इसको डिवाइड करने का मतलब है ये फिनिश, और इसके नीचे fy के साथ dy/dx आ जाएगा। और dy/dx जो से अभी मैंने बताया कि इसको रिप्रेजेंट करता है f को, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है fx प्लस fy और साथ f लिखा हुआ है। इसका मतलब है 2 वेरिएबल वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लें, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में वो इसको रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि ये nth टर्म के ऊपर लिखा गया है तो इसके साथ n छोटा सा लिख देंगे। इसका मतलब है yn+1 = yn प्लस ah(f(xn yn) प्लस a²/2 के साथ fx प्लस fy टाइम्स y f
और साथ एन, ये आप लोगों ने यहाँ तक बताना है जब ये डेरिवेशन करनी है कि हम लोगों के पास, हमें ये पता है कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू जो है वो टेलर्स सीरीज़ फार्मूले को अप टू सेकेंड ऑर्डर तक या एच पावर टू तक सेटिस्फाई करता है। लिहाजा हमारे पास ये एक मेजर इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन हो गई है जो कि टेलर्स सीरीज़ फार्मूले के ज़रिए हमें मिली है। अब हम वापस आते हैं और ये इक्वेशन आपके सामने है, इसको अपने ज़हन में रखिएगा। ये वो मेजर इक्वेशन है जिसका मैंने कंपैरिजन करना होगा अपने टेलर सीरीज़ वाली शेप्स के फॉर्मूले से, यानी ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ ए के साथ जो K1 और K2 है उसकी वैल्यूज़ को मेंशन करूँ तो yn+1 बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, yn+1 रिप्रेजेंट करेगा yn प्लस ए के साथ K1 की जगह आएगा एच एफ एक्स एन वाई एन, और प्लस बी के साथ जो K2 था उसकी जगह आ जाएगा एच, जाहिर है बी, ये आपके पास K2 की वैल्यू है तो ये वैल्यू यहाँ मैंने मेंशन कर दी एच के साथ एफ एक्स एन प्लस एल्फ़ा एच वाई एन प्लस वन बीटा K1। तो ये मेरे पास अब वैल्यू शेप आ रही है और मैंने कहा है कि हमारे पास जो मेजर इक्वेशन आ चुकी थी वो ये थी, इसका कंपैरिजन हमने इस इक्वेशन के साथ करना है। देखो इसकी शेप उसी तरह है, वाई एन जो है ये वही चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई है। आगे जो एक्स एफ एक्स एन वाई एन वाली टर्म उसके साथ एच आ रहा है तो ये एफ एक्स एन वाई एन वाली टर्म के साथ एच का भी एक कॉफिशेंट ए आ रहा है। तो अभी कंपैरिजन हम करते हैं लेकिन मसला, असल मसला ये है और ये वो शेप है टेलर्स थ्योरम की जो अभी मैंने आपको दो वेरिएबल्स वाली पहले एक्सप्लेन की थी कि एफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस के लिखा हो तो उसको एक्सपैंड करके इस शक्ल में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है इसको गौर से देखो तो एच के साथ एक अल्फ़ा आया हुआ है और बीटा K1 लिखा हुआ है, यहाँ सिंपल K था। जब यहाँ बेटा अल्फ़ा एच आएगा या बीटा K1 आएगा तो ऑब्वियसली एच और K जो है वो इसको रिप्लेस करेंगे इन वैल्यूज़ को, कि अगर यहाँ अल्फ़ा एच आएगा तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एच आ रहा था वहाँ अल्फ़ा एच आ जाएगा, जहाँ K आया हुआ वहाँ बीटा K1 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ टेलर्स थ्योरम, ये है वो पॉइंट जिसके लिए मैंने आपको टेलर्स थ्योरम दो पॉइंट्स फॉर्म में या दो वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। यहाँ आपने लिखना है कि हम यूज़ करेंगे टेलर्स थ्योरम। अच्छा, अब टेलर्स थ्योरम जब यहाँ यूज़ होगा तो ये लाइन बन जाएगी yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस ए एच एफ एक्स एन वाई एन, बेटा साथ बी एच वैसे ही, उसके साथ इसके ऊपर मैंने टेलर्स थ्योरम अप्लाई किया तो ये आएगा एफ एक्स एन कॉमा वाई एन प्लस एल्फ़ा एच पार्शल बाय पार्शल एक्स प्लस बीटा K1 पार्शल बाय पार्शल वाई, साथ आ जाएगा एफ एक्स एन वाई एन। अच्छा, प्लस सो ऑन करके मैंने छोड़ दिया। इससे अगली वाली टर्म सर क्यों नहीं लिखी गई, अगर कोई स्टूडेंट किसी के माइंड में आ जाए कि सर इससे अगली टर्म जैसे आपने यहाँ लिखी हुई थी और आप खुद बोल रहे थे कि टेलर्स थ्योरम को दो पावर्स तक सेटिस्फाई, या टेलर सीरीज फार्मूले को दो पावर्स तक हमारा मेथड सेटिस्फाई करता है, तो इसमें ये वाली टर्म क्यों नहीं लिखी जा रही। तो बेटा इसमें गौर से देखो, जब अगर मैं इससे अगली टर्म लिखता तो वो होती क्या, होती ये कि इसका स्क्वायर आ जाता, लेकिन K1 जो बजाते खुद आपको पता है K1 की वैल्यू है क्या, K1 की वैल्यू थी एच एफ एक्स एन वाई एन, तो इसका मतलब है यहाँ एक एच पहले से ही मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ स्क्वायर वाली टर्म लिखूंगा तो वो एच का स्क्वायर बन जाएगा जो कि ब्रैकेट से बाई लिखे हुए एच से मल्टीप्लाई होकर एच का क्यूब बन जाएगा। इस वजह से आपको इससे अगली टर्म नहीं लिखनी, ये बात भी नोट्स में एक्सप्लेन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको अगर गौर से देखूं तो इसकी शक्ल आ कैसी रही है, ये लिखा हुआ है वाई एन, अभी हमारी सेकंड मेजर इक्वेशन बनने वाली है। एक इक्वेशन ए थी और इसका इससे कंपैरिजन करके हमने चार अननोन्स अपने फाइंड करने हैं। हमारा मेन टारगेट जो डेरिवेशन का है वो चार चीज़ें हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और ये मुझे ये वर्ड्स बोलते हुए एक जोक याद आ गया कि वो एक ना वो फजर के टाइम पे ना किसी मस्जिद के बाहर साइकिल जो उनसे कोई चोर चोरी कर लेता है तो वो भागता है तो एक पठान देख लेता है उसको कि वो चोरी कर रहा है साइकिल, तो वो साथ ही ना उसको आवाज़ देता है, वो ठहर तेरी ऐसी की तैसी। तो वो चोर देख लेता है, वो चोर कहता है लो जी मैं तो पकड़ा गया। वो दौड़ लगाता है, पठान जो है ना वो उसके पीछे पीछे होता है, वो चोर आगे भागता है साइकिल लेके, तो पठान भी जो है ना वो तेज़म तेज़ उसके पीछे। उसको ना पठान को अपनी इंसल्ट सी फील होती है कि मैं पीछे रह गया हूँ, चोर आगे निकल रहा है।
तो वो दौड़ता इतना तेज़ है कि वो चोर से भी आगे निकल जाता है, और जाते जाते उसको कह देते हैं एक तो चोरी ऊपर से हमारे साथ रेसें। तो इस वजह से ये मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको अपना टारगेट ज़हन में रखना है कि आपने जो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की डेरिवेशन बेटा करनी थी, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ 4 अननाउंस हमारा टारगेट है, अल्फ़ा बीटा एंड ए बी। वो निकल आएगा तो हम ये दिखा सकेंगे कि वाकई ये तो इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड की शक्ल बन रही है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। उसके लिए मैंने कहा है कि हमने ये जो इक्वेशन ए लिखी हुई है इसका कंपैरिजन करना है। हमारी जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बी नंबर आने वाला है। अच्छा, अब इसको देखो, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ए एच एफ एक्स एन वाई एन। गौर से देखो, अब ये बी एच पहले इससे मल्टीप्लाई, तो बी एच के साथ बेटा फिर एफ एक्स एन वाई एन, फिर बेटा गौर से देखो सब लोग, बी एच अंदर इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, और ये एफ ने भी अंदर अप्लाई होना है। देखो एफ इसके साथ जाके लगेगा तो ये पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स बन के एफ एक्स बन जाएगा। जब ये इसके साथ लगेगा तो पार्शल एफ बाई पार्शल वाई बन जाएगा। बी एच इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ। पहले आएगा अल्फ़ा बी एच का स्क्वायर, और ये एफ एक्स बन गया, और जो सा प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा बीटा बी के वन और साथ एफ वाई बनेगा। और चूंकि ये एन टर्म्स पे या एन टर्म के ऊपर लिखी हुई वैल्यू थी, इसलिए यहाँ छोटा सा एन आपने मेंशन कर देना। ये जो के वन है इसकी भी वैल्यू यहाँ बता दें कि वो तो एच एफ है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी शक्ल आ जाएगी वाई एन प्लस, और ये गौर से देखो इसमें कुछ कॉमन है, ए प्लस बी आ जाएगा अंदर और कॉमन निकलेगा ए एच के साथ एफ एक्स एंड वाई एन। और बेटा प्लस करके ये जो लिखी वैल्यू है वो मैं बता रहा हूँ, अल्फ़ा बी एच स्क्वायर एफ एक्स प्लस बीटा बी, और साथ आपके पास जो एच की वैल्यू। अच्छा देखो यहाँ पे ये बीटा बी और एक एच भी था जो मैंने यहाँ मिस किया है, वो मैंने लिखा, वो एच स्क्वायर बन जाएगा, साथ एफ एफ वाई आ जाएगा और एन आ जाएगा। ये है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इसको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा उसकी समझो डेरिवेशन हो गई। वाई एन प्लस वन करके ही हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई जिसका नंबर मैंने बी रख लिया। तो ये वो दो मेजर इक्वेशंस हैं जो डेरिवेशन में आपको ऑब्टेन होंगी तो आप एंड कर सकेंगे डेरिवेशन। अब पुत्र इसके साथ उसका कंपैरिजन करना है, यानी ये आपके पास इक्वेशन ए लिखी हुई है और वो इक्वेशन जो बी थी उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज सिमिलर या is same like this, so we will not compare the first terms, we will go towards the second term, and second term is coefficient is a plus b, h f x and y n, तो वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है h के साथ, लिहाजा a प्लस बी शुड बी इक्वल, यानी कंपैरिजन कंपेयर ए एंड बी किया तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन हुई बेटा वो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गई। ये हमारे पास पहली इक्वेशन ऑब्टेन हुई है। उसके बाद इसको गौर से देखो, ये सेम उसी तरह की शक्ल में है जैसे ये लिखा हुआ है। यहाँ ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इसके साथ एफ एक्स के साथ है, यानी ए स्क्वायर एफ एक्स का कॉफिशेंट है 1/2। यहाँ ए स्क्वायर और एफ का कॉफिशेंट है एफ एक्स का, ए स्क्वायर एफ एक्स है, ए स्क्वायर एफ एक्स उसका कॉफिशेंट 1/2 है। इधर एफ ए स्क्वायर एफ एक्स का कॉफिशेंट अल्फा बी है, इसका मतलब अल्फा बी शुड बी इक्वल टू 1/2। ये सेकेंड इक्वेशन मुझे ऑब्टेन हुई है। सिमिलरली जो आपके पास नेक्स्ट टर्म में बीटा बी है, ए स्क्वायर एफ एफ वाई का कॉफिशेंट, वो यहाँ एफ एफ वाई के कॉफिशेंट ए स्क्वायर के साथ 1/2 के ही बराबर है। इसका मतलब है थर्ड वन इज आल्सो बीटा बी इज इक्वल टू 1/2। बस यहाँ तक पहुँचना हमारा टारगेट था। लो अब ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन इन 3 इक्वेशंस में मेरे पास 4 अननोन्स हैं। इसका मतलब है किसी एक अननोन को कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू अलॉट करनी पड़ेगी, और मैं नहीं ये कह रहा, रंगेज मेथड जिसने डिराइव किया वो ये कहता है कि बीटा को हम लेंगे 1 के बराबर। उसने बीटा को ले लिया 1 के बराबर। जब उसने बीटा को 1 लिया, बीटा को 1 वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब है मेरे पास ये तीनों इक्वेशन से बाकी अननोन्स बड़े इजीली आ जाएंगे। बेटा बीटा 1 होगा तो ऑब्वियसली बी इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इसकी जगह 1 लगा के देख लो। अच्छा, बी 1/2 जब पहली कोइन में पुट करोगे तो 1, इसका मतलब है ये कोइन होगी a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, लिहाजा a की वैल्यू भी 1/2 आ गई। और b जो से अगर 1/2 पुट करेंगे इसकी कोइन के अंदर तो अल्फा के साथ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आएगा। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लो इसका मतलब है मेरे पास चारों अननोन्स की वैल्यूज़ आ गई हैं।
अल्फ़ा जो सा है बेटा वो 1 है, बीटा भी 1 है, ए और बी 1/2 है। ये सब कुछ उठा के आपने वो जो स्टार्ट में पठान वाली एग्जांपल दी थी उसकी तरफ वापस ले आना। तो और जो मैं ये जो जोक सुना रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि जो पठान है माशाल्लाह बड़े बहादुर कौम है। मैं वैसे ही एक जोक सुना रहा था, चलो इसको माइंड ना करें अगर कोई मेरा स्टूडेंट पठान है और वो अगर सुन रहा है तो वो भी मेरा बेटा ही है, कोई मसला नहीं है, इस तरह की बात नहीं। वैसे ही मैंने कहा चलें आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको डेरिवेशन समझ आ जाए बेहतर। तो अच्छा ये जो सी है ये चार जो मेरे पास ये सॉरी ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनमें अल्फ़ा बीटा ए और बी का मुझे पता लग गया। ए और बी तो 1/2 है, अल्फ़ा बीटा 1 है। इसका मतलब है अब मुझसे कोई ये कहेगा कि आप आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 लिखें, जैसे रंगेज मेथड की डेरिवेशन होती है, तो पहली लाइंस ये आएंगी, उसके बाद दूसरी लाइन ये आएगी कि K1 तो एच एफ एक्स एन वाई एन है। उसके बाद बेटा K2 उनसे अब मुझे पता लग गया है कि अल्फ़ा चूँकि 1 था तो के जो यहाँ आपके पास K2 जो है वो एच के साथ एफ एक्स एन प्लस एच आएगा, वाई एन प्लस बीटा की जगह जब 1 आएगा तो साथ K1 आ जाएगा। और K की वैल्यू में यहाँ ए और बी 1/2 है, कॉमन निकाल लूँगा, उसे K1 प्लस K2 कह दूँगा। और फिर जब मैं जनरल फार्मूला लिखूँगा, जनरलाइज करूँगा, तो वाई एन प्लस 1 होता है वाई एन प्लस के करके आता है। तो के की जगह मेरे पास आ जाएगा बेटा 1/2 K1 प्लस K2। और K1 प्लस K2 का मतलब है K1 और K2 की यहाँ वैल्यू लगा दें। K1 की वैल्यू एच एफ एक्स एन वाई एन है, और जो K2 है बेटा उसकी वैल्यू एच एफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस K1 है। और फिर इन दोनों में एच कॉमन निकला तो वाई एन प्लस एच/2 एफ एक्स एन वाई एन। और ये वही यहाँ K1 की जगह वही फार्मूला एच एफ आ जाएगा, जो ये K1 की वैल्यू है एच एफ एक्स एन वाई एन। तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है प्लस एच, सॉरी एच तो कॉमन आ गया, एफ ये है एक्स एन प्लस 1, और ये वो आइलस फार्मूला बन गया वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। तो इसका मतलब ये वाई एन प्लस 1 टिल्डा आ गया। तो इसका मतलब ये तो वही फार्मूला है जो आर के मेथड इम्प्रूव्ड शेप में देता है, यानी ये वाला फार्मूला। इसका मतलब है वाकई आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू कुछ और नहीं बल्कि इम्प्रूव्ड आइलस मेथड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी आज के लेक्चर की बात जो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 जो है उसकी डेरिवेशन कैसे की जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और ये है कि इस डेरिवेशन को नोट्स पे से आप टैली करिएगा। कोई बात ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो स्टूडेंट्स मेरे पास क्लास में मौजूद थे। और अगर कोई आउटसाइडर है तो वो मुझे मेल कर सकता है। मेरा ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को पता है, मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स, बल्कि आप लोग मुझे जीमेल कर दीजिएगा zishan_5@gmail.com। तो जिसको नहीं पता वो एटलीस्ट ये मतलब यानी कोई चीज़ पूछना चाहे तो वो यहाँ से मुझे मेल भी कर सकता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।